हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे साथ केमिस्ट्री विद रत्नेश मिश्रा में। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला और दिए गए डेटा से कैसे हम किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला निकाल सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? इट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, it is the exact number of atoms of different elements present in any molecule। किसी मॉलिक्यूल में डिफरेंट एलिमेंट्स के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, इसका एग्जैक्ट नंबर जो होता है वो हमको एक मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। जैसे C6H6, ये जो है बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से हमको ये पता लगता है कि बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम्स हैं और 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं। इसी तरह से C6H12O6, ये जो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से हमको ये पता लगता है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी मॉलिक्यूलर फार्मूले की। अब हम बात करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला बच्चों, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन सारे एटम्स के बीच का एक सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है। तो जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट and simplest whole number ratio of atoms of different elements present in one molecular formula। किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला के एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं उन सारे एटम्स के बीच में जो स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट रेशियो होता है वो हमको बताता है एम्पिरिकल फार्मूला। देख लेते हैं। अभी यहाँ पर हमने देखा कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन के एक मॉलिक्यूलर फार्मूले में हमको ये पता लगता है कि 6 कार्बन एटम्स हैं और 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं। अगर इसी बेंजीन मॉलिक्यूल का हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालें तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का जो सबसे सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट रेशियो होगा वही जो है बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, तो दोनों एटम्स के बीच में जो सिंपलेस्ट और होल नंबर रेशियो होगा वो होगा 1:1 का। तो यहाँ पर जो बेंजीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो होगा 1:1 रेशियो में। इसका मतलब ये है कि जो बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो होगा CH। दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों 1:1 के रेशियो में है। क्योंकि यहाँ पर जब बेंजीन का हम सिंपलेस्ट और होल नंबर और स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालेंगे तो 1:1 ही आएगा। देख लेते हैं इसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा वो क्या है। तो ये जो आपका ग्लूकोज है, यहाँ पर देखिए जो सबसे छोटा नंबर है एलिमेंट्स का वो कितने हैं? 6 हैं। तो हम अगर क्या करें, सारे एटम्स को 6 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर कार्बन का 1 एटम आएगा, कार्बन 1 एटम,
हाइड्रोजन के 2 एटम आएंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम आएगा। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज का जो स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो कितना है 1:2:1 का। तो जो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, C6H12O6 ग्लूकोज है। इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा एटम्स का वो कितना होता है 1:2:1 का, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का। तो इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा CH2O। ये जो मॉलिक्यूल है या ये जो फॉर्मूला है ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला है। अब बच्चों देखते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो जो रिलेशन होता है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच में वो होता है N इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय empirical formula mass, empirical formula mass। तो यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n एक जो है होल नंबर है या एक पूर्णांक संख्या है। जैसे n इक्वल्स टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, n इक्वल्स टू एनी होल नंबर लाइक 1, 2, 3 एटसेट्रा। ठीक, 1, 2, 3 एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कि ये एक्चुअल में क्या होता है, कैसे आता है, देख लेते हैं। देखिए हम लोगों ने देखा था कि जो बेंजीन है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन कितना होता है C6H6। अब अगर इस फॉर्मूला, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास निकालें तो उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, कार्बन 6 है, एक कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो 12 छक्के 72 72 और प्लस 6 6 के 6 तो 6 हो जाएगा। तो जो बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 78। ये हो गया बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। और बेंजीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला निकला था वो कितना निकला था, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, आपने 6 से डिवाइड किया था उसको, तो उसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकला था वो निकला था CH। अब ये जो आपका CH है इसका हम क्या करते हैं, इसका मास निकाल लेते हैं। तो क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ बेंजीन, एक कार्बन का 12 होता है और एक हाइड्रोजन का होता है 1, ऐड करेंगे तो आएगा 13। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला मास 78 और बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला मास 13। अब यहाँ पर n क्या है, कैसे निकलेगा, तो देख लेते हैं। जो हमने फार्मूला बनाया है या फार्मूला जो होता है कितना होता है, n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। ये थोड़ी सी जगह हम यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए साफ कर लेते हैं, इसको यहीं पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। देख लेते हैं बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना है 78। हम यहाँ पर लिखेंगे 78 डिवाइडेड बाय बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना है 13 है। अब 78 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6। यही जो 6 है, इसी 6 को हम अगर एम्पिरिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। जैसे ये जो आपने निकाला है
अगर हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाइड बाई एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होता है, n मल्टीप्लाइड बाई एम्पिरिकल फार्मूला। अब हमने बेंजीन के मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास से हमने निकाला क्या, n बराबर हमारा 6 आया है। तो हम क्या करेंगे, यही जो हमारा 6 है, अगर हमको बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं पता है तो इसी 6 को हम एम्पिरिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई कर देंगे और मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा आ जाएगा। देख लेते हैं कैसे, आइए देखते हैं कैसे। तो देखिए, हमको निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का जो n आया कितना आया, 6 आया है, मल्टीप्लाइड बाई इसका बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, वो होता है CH। तो हम यहाँ पर लिखेंगे C इंटू H। अब यही 6 हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा, C6H6। तो बच्चों, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच में रिलेशन होता है n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, और मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। हमारा ये आपका दूसरा फार्मूला है, ये है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ पर n क्या होता है, n हमारा एक होल नंबर है या एक पूर्णांक संख्या है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है ये। आइए बच्चों, हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि जब कभी किसी भी ऐसी प्रॉब्लम में किसी यौगिक में या किसी कंपाउंड में किसी तत्व का परसेंटेज दिया हो तो वहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे या कैसे निकालेंगे। उसके लिए बच्चों हमारे पास एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से होते हुए हम क्या करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं और देखते हैं कैसे ऐसी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन 40% है तथा हाइड्रोजन 6.67% है। यदि यौगिक का अणुभार 30 हो तो यौगिक के एम्पिरिकल फार्मूला तथा मॉलिक्यूलर फार्मूला की गणना कीजिए। ऐसी कंडीशन हो तो बच्चों हम इस तरह की एक टेबल बनाते हैं, जहां पर सबसे पहली टेबल में एलिमेंट या तत्व रखेंगे, दूसरी टेबल में हम परमाणु भार रखेंगे कि जो दिया गया तत्व है उसका परमाणु भार क्या होगा। उसके बाद थर्ड वाले जो कॉलम है वहां पर हम क्या करेंगे, किस तत्व का कितना परसेंटेज दिया है। तो जैसे कार्बन का परसेंटेज कितना दिया है, 40%, हम यहाँ पर लिखेंगे 40। उसके बाद हाइड्रोजन का कितना दिया है, 6.67 दिया है, हम यहाँ पर 6.67 रखेंगे। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं दिया है, तो जहां पर ऑक्सीजन का परसेंटेज या जनरली ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं देते हैं तो जिन तत्वों का परसेंटेज दिया है उनको हम ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, लिखेंगे 40 प्लस 6.67 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, आएगा 46.67। अब ये जो आपका आया है, इन दोनों एलिमेंट के परसेंटेज को ऐड करने पर 46.67 आया है, इसको हम 100 में माइनस कर देंगे, क्योंकि किसी भी एलिमेंट में जो तत्व होंगे वो तो 100% ही होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या करेंगे, 100 माइनस 46.67 करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 53.33%। मीन्स ऑक्सीजन कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है, 53.33। इसको हम यहाँ पर उठा के लिख लेते हैं, हो जाएगा 53.33। अब इसको हटा देते हैं बच्चों। जो चौथा कॉलम होता है वो होता है मोलों की आपेक्षिक संख्या, नेक्स्ट होता है सरलतम मोल अनुपात, और लास्ट होता है पूर्णांक मोल या पूर्णांक अनुपात क्या होता है मोलों का। तो देख लेते हैं, जब मोलों की आपेक्षिक संख्या निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, जो परसेंटेज होता है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हम करेंगे 40 डिवाइडेड बाई 12.01, इसको करेंगे 6
0.67 डिवाइडेड बाई 1.008 और इसको करेंगे 53.33 डिवाइडेड बाई 16। तो मैं यहाँ पर बच्चों कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा, आप लोग अपने कॉपी और पेन का यूज़ करेंगे। देख लेते हैं, इसको 40 डिवाइडेड बाई 12.01 करेंगे तो कितना आएगा, 40 डिवाइडेड बाई 12.01 तो ये आता है 3.33। कितना आता है, 3.33। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 6.67 डिवाइडेड बाई 1.008 तो इसको करेंगे 6.67 डिवाइडेड बाई 1.008 इसको करेंगे तो आता है 6.6170 एंड समथिंग। तो जब आता है 6.6170 तो हम इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो इसको यहाँ से हटा के इसको हम 62 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 6.62 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे 6.62। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, 53.33 डिवाइडेड बाई 16। तो इसको हम करते हैं 53.33 डिवाइडेड बाई 16, ये आता है 3.33। ये भी आ गया आपका 3.33। तो बच्चों ये मोलों का आपेक्षिक संख्या आ गई आपकी। उसके बाद क्या करेंगे, सरलतम मोल अनुपात निकालना है। तो सरलतम मोल अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, जो मोलों की आपेक्षिक संख्या में जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी उससे क्या करेंगे, सारे मोलों की आपेक्षिक संख्या को हम डिवाइड कर देंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं 3.33 यहाँ भी है, 3.33 यहाँ भी है। तो हम क्या करेंगे, सारे मोलों की आपेक्षिक संख्या को 3.33 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम 3.33 डिवाइडेड बाई 3.33 करेंगे तो कितना आएगा, सरलतम मोल अनुपात आएगा 1। उसके बाद यहाँ पर करेंगे 6.62 डिवाइडेड बाई 3.33 इसको करके देखते हैं। तो ये आता है 6.62 डिवाइडेड बाई 3.33 ये आता है 1.987। तो अगर हम इसको डेसिमल के बाद 2 नंबर्स में राउंड ऑफ करना चाहें तो इसको हम 1.99 लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1.99 लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 3.33, इसको फिर से क्या करेंगे 3.33 डिवाइडेड बाई 3.33 कितना आएगा, 1 आएगा। अब बच्चों यहाँ पर जो सरलतम मोल अनुपात है वो आया है 1:1.99:1। लेकिन हम क्या करेंगे, अब इसको पूर्णांक अनुपात बनाएंगे तो इसको हम नियर अबाउट 2 लिख सकते हैं। ये हमारा एग्जैक्ट 1 आया तो इसको हम क्या लिखेंगे 1, इसको 1.99 तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, पूर्णांक अनुपात निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये कितना है 1 तो इसको हम 1 लिखेंगे। तो बच्चों इस कैलकुलेशन से हमको ये पता लगता है कि जो दिया गया कंपाउंड है उसमें जो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है वो आपस में एक दूसरे के साथ 1:2:1 रेशियो में प्रेजेंट हैं। तो इससे ये जो पूर्णांक अनुपात निकाला है हमने, यहाँ से दिए गए कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने निकाल लिया। कैसे निकाल लिया, यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो सिंपल होल नंबर रेशियो है वो कितना है 1:2:1। मीन्स जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा गिवन कंपाउंड का वो कितना होगा, वो होगा CH2O होगा। अब देख लेते हैं कि जो दिया गया कंपाउंड था उसका मॉलिक्यूलर मास कितना दिया गया था, 30 दिया गया था। देखो ये मॉलिक्यूलर मास या अणुभार कितना दिया गया 30। तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 30 दिया गया है। और ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, इस एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास निकालेंगे तो कितना निकलेगा, ये आएगा 12 प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन 16 होता है तो यहाँ पर लिखेंगे 16। तो 16 2 हो जाएगा 18, 18 2 कितना होगा 20 और 20 प्लस 10 इक्वल्स टू 30। तो इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकलता है वो कितना निकलता है 30 निकलता है। जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच का रिलेशन वो कितना है
वो हमारा है n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास, मीन्स 30 डिवाइडेड बाई 30। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो n आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। अब नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमसे कहता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाई एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है हमको। n हमारा कितना आया, 1 आया है, 1। और एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा कितना है, CH2O। तो CH2O मल्टीप्लाई करेंगे, कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, दिस एम्पिरिकल फॉर्मूला इज ऑल्सो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो यही हमारा जो होगा CH2O मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू CH2O। आई होप कि बच्चों आप लोगों की ये समझ में आया होगा। एक बार आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए, समझ में आया होगा। इसे आप लोग प्रैक्टिस करिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करिए, और समझ में नहीं आता है तो मुझे बताइए। बाकी कुछ और सारे इसके जो है प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा और आप डेफिनेटली आपकी समझ में आएगा। तो बच्चों अगली क्लास तक आप लोग पढ़ते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।